नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन यानी कि थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश क्या कहता है, कौन संस्थापक है और कब ये वर्धन के नाम से जाना जाता है, सारी चीज़ों पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। आई होप आप सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश और यही आगे चलकर क्या बन जाता है, यही आगे चलकर वर्धन वंश भी कहलाता है। यही आगे चलकर क्या बन जाता है, वर्धन वंश भी कहलाता है। देखिए थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति जिसने हूणों के आक्रमण के समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर दो विद्वानों के मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो पुष्यभूति था वो गुप्तों का सामंत था, क्योंकि हूण आक्रमण गुप्तों के समय में हुआ था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि पुष्यभूति मोखरी वंश के शासक अवंती वर्मन का सामंत था। अवंती वर्मन का सामंत था, इसीलिए पुष्यभूति ने अवंती शासक, या मैं ये कह दूं कि मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ अपनी बेटी प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी की थी। इससे प्रमाण मिल जाता है कि भाई मोखरी वंश के शासक के अधीन ही शासन करते होंगे ये थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के लोग, क्योंकि मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री राज्यश्री की शादी करते हैं। एक तो प्रमाण मिलता है ये। दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि इन्होंने हूण के आक्रमण के समय अपने आप को आजाद किया। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि ये गुप्तों के सामंत थे, कि हूणों का आक्रमण गुप्तों के समय में हुआ था। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी, फाउंडर कौन था। फाउंडर की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे फाउंडर कौन था इस वंश का, तो इस वंश का फाउंडर था जिसका नाम था पुष्यभूति। क्या नाम है जी, पुष्यभूति। आप कहेंगे पुष्यभूति, ठीक है। कौन, पुष्यभूति नहीं, पुष्यभूति वंश की स्थापना की। अपने नाम पर ही इस वंश की स्थापना कर दी कि भैया इसका संबंध किस जाति से था, ये किस जाति का था, इसकी कास्ट क्या थी। अगर ऐसे करके इसकी कास्ट भी पूछ ली जाए कि इसकी कास्ट क्या थी, तो आप कहेंगे भैया ये वैश्य जाति से था। किससे था ये, तो ये वैश्य जाति से था। आप कहेंगे सर ये वैश्य जाति का था, वैश्य जाति से संबंध था भैया पुष्यभूति का। चलिए अब बात आती है, पुष्यभूति ने अपने आप को हूणों के आक्रमण के समय स्वतंत्र किया। ठीक है, जब हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों के आक्रमण के समय स्वयं को स्वतंत्र कर दिया, के समय स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया जी, स्वतंत्र, फ्री घोषित कर दिया। ठीक है जी, फ्री घोषित कर दिया कि अब ये स्वतंत्र हैं, अब ये फ्री हैं, अब ये किसी राजा के अधीन शासन नहीं करते हैं, स्वतंत्र घोषित किया। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति के बाद नरवर्धन बना, नरवर्धन के बाद आदित्य वर्धन बना, और आदित्य वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन शासक बना। कौन बना, प्रभाकर वर्धन शासक बना। तो आप कहेंगे पुष्यभूति वंश में इसके बाद जो राजा बने थे, इस वंश में जो शासक बने
वंश के शासक, कि पुष्यभूति वंश के शासक कौन कौन थे। शासक यानी कि रूलर कौन कौन थे, रूलर कौन कौन थे, रूलर्स की बात होगी तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो पुष्यभूति था, फिर नरवर्धन था। कौन था? नरवर्धन शासक बना। नरवर्धन के बाद भैया आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन, आप कहेंगे आदित्यवर्धन शासक बना। कौन? आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन यहां पर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब प्रभाकर वर्धन से हम लोग इस वंश की शुरुआत करेंगे। प्रभाकर वर्धन से ही हम इस वंश की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की जो 3 संतान थी, इसकी कितनी संतान थी? प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? क्या सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली? आई होप आप लोगों ने ये चीजें नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है जी, एक बार मुझे कमेंट बताइए करके, क्या ये सारी चीजें भैया नोट डाउन कर ली हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम इन चीजों की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने कहा था हाँ जी, हम लोग बच्चे ध्यान रखेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर आप इतना कम क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको केवल सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी स्टेट एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। इस क्लास में आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि इसी क्लास से आपको यूपीएससी के एग्जाम देने में हेल्प हो, तो बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ठीक है, तो उन पर हमें चर्चा नहीं करनी, हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात रही कि मेरी फ्राइडे में क्लास नहीं हुई थी। फ्राइडे में क्लास ना होने का कारण भी मैंने बताया था कि भाई हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी सगे संबंधी होते हैं, हमारे घर परिवार हैं, हमारे यहाँ भी शादियाँ वगैरह होती हैं। केवल आप ही लोगों के यहाँ पर शादियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ भी शादियाँ होती हैं। हम भी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, भारतवर्ष में जन्म लिए, हमारे भी बहन बेटियाँ हैं, उनकी भी शादियाँ होती हैं, हमें भी जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि टीचर को आपने खरीद लिया है, आपने उसको पैसा देकर खरीद लिया है, वो आपको पढ़ाए और वो अपने रिश्तेदारियों में ना जाए, अपनी बहन बेटियों की शादी में ना जाए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो उज्जवल। ठीक है माय डियर, चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि हमने पढ़ना है प्रभाकर वर्धन के बारे में। किसके बारे में? प्रभाकर वर्धन। हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन की जो बात होगी, इसकी 3 संतान थी। ठीक है जी, कितनी संतान थी? 3 संतान थी। अब 3 संतान में हम लोग चर्चा करेंगे। 3 चिल्ड्रन थे इसके, चिल्ड्रन। तो आप कहेंगे कितने चिल्ड्रंस थे? तो आप कहेंगे 3। अब 3 में भैया एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था जी? राज्यवर्धन। तो इसका पुत्र था, राज्यवर्धन सबसे बड़ा पुत्र था। इसकी एक पुत्री थी राज्यश्री। क्या नाम था जी? राज्यश्री। चलिए अब बात आ जाती है यहां पर, अब बात आ जाती है यहां पर क्या? अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे हर्षवर्धन की, कि भैया हर्षवर्धन भी इसका ही पुत्र था। अब बात आती है राज्यश्री की शादी किसके साथ की जाती है? शादी, कि भैया इसकी मैरिज किसके साथ हो जाती है? तो आप कहेंगे सर इसकी जो मैरिज होती है वो मैरिज किसके साथ की जाती है? चलिए बहुत बढ़िया, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। हाँ जी, बहुत शानदार, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार। हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि भैया राज्यश्री की जो शादी है वो गृहवर्मा के साथ हो जाती है। किसके साथ हो जाती है? गृहवर्मा के साथ इनकी शादी हो जाती है। कि भैया शादी किसके साथ हो गई थी? तो आप कहेंगे एक मोखरी शासक हुआ करते थे, मोखरी शासक, मोखरी शासक थे, मोखरी रूलर थे, जिनका नाम है गृहवर्मा। क्या नाम है? गृहवर्मा। आप कहेंगे भैया गृहवर्मा के साथ शादी होती है। किसके साथ? गृहवर्मा, जिन्हें गृहवर्मन के नाम से भी जाना जाता है।
क्या जाना जाता है? गृहवर्मन। तो आप कहेंगे गृहवर्मन के नाम से भी हम इन्हें जानेंगे, गृहवर्मन। ठीक है जी, गृहवर्मा या गृहवर्मन के साथ भैया क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अब हुआ क्या, देवगुप्त और शशांक, जो गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसने क्या किया कि भैया शशांक ने देवगुप्त के द्वारा, या देवगुप्त ने अपने दोस्त शशांक के साथ मिलकर मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? गृहवर्मा की हत्या कर दी। ये मोखरी वंश के जो शासन थे, ये शासक थे, कहां पर शासन कर रहे थे? तो ये कन्नौज पर इनका शासन था। कहां पर? कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है, यहां पर इनका शासन था। अब हुआ क्या, देवगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। यहां आप लोग लिखेंगे देवगुप्त के द्वारा। क्या लिखेंगे भैया? देवगुप्त के द्वारा क्या कर दिया जाता है? राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। किसकी? देवगुप्त के द्वारा गृहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? गृहवर्मा की हत्या कर दी। जब गृहवर्मा की हत्या की और गृहवर्मा की जो पत्नी थी राज्यश्री, इसका अपहरण कर लिया, लेकिन ये जंगलों में भाग गई। लेकिन ये क्या हो जाता है? जंगलों में भाग जाती हैं। जब ये जंगलों में भाग जाती हैं तो बात आती है कि इनकी खोज कौन करेगा? तो हर्षवर्धन करेगा। हर्षवर्धन का एक मित्र है दिवाकर बंधु, दिवाकर मित्र, उसका एक दोस्त हुआ करता था दिवाकर बंधु। उसके साथ मिलकर हर्षवर्धन अपनी बहन को खोज लेता है। लेकिन जब गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी, तो देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? तो देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी। किसने कर दी? राज्यवर्धन ने कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर अपने बहनोई, अपने जीजा की हत्या का बदला लिया। देवगुप्त की हत्या कर जीजा ही तो हुआ भैया, जीजा गृहवर्मा की हत्या का बदला लिया। किसका? गृहवर्मा की हत्या का बदला लिया, रिवेंज लिया। ठीक है जी, बदला यानी कि रिवेंज लिया। तो आप कहेंगे भैया क्या किया? रिवेंज ले लिया, बदला लिया। अब जब बदला लिया, हाँ जी, जब बदला लिया उसके बाद क्या होगा? इसका एक मित्र था जिसका नाम था शशांक। शशांक ने क्या किया? शशांक ने अपने दोस्त शशांक, यहां पर आप कहेंगे भैया शशांक ने क्या किया? शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कर देवगुप्त की हत्या का बदला लिया। देवगुप्त की हत्या का बदला लिया। ठीक है, क्या किया? बदला ले लिया। ठीक है जी, बदला लिया। अब बात आती है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेगा। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेगा। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेगा 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन सबसे पहले शशांक को मारेगा। किसको मारेगा? शशांक को मारेगा। ठीक है जी, तो पहले आप लोग यहां तक लिख लीजिए, पहले आप लोग यहां पर लिख लीजिए, सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन आप लोग यहां पर कर लीजिएगा, सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बताएं, कोई दिक्कत है यहां पर? किसी को कोई आपत्ति है? चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठेगा तब से ये थानेश्वर वंश जो है वर्धन वंश कहलाएगा। ये 606 से लेकर 647 तक गद्दी पर रहता है। ठीक है जी, 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। और इसका राज तिलक कब हुआ? राज तिलक, आप कहेंगे राज तिलक, कोरोनेशन जिसे बोला जाता है, कोरोनेशन। आप कहेंगे सर जो कोरोनेशन है, राज तिलक है, ये 16 वर्ष की आयु में हुआ।
जब ये 16 वर्ष का था, 16 इयर्स का था, तब इसका राज्याभिषेक हुआ और ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाता है। जब हर्षवर्धन, अच्छा पीछे करूं? बिल्कुल सौरभ मौर्य जी, बिल्कुल माय डियर जी। जैनुल अख्तर जी, बिल्कुल मैंने पीछे कर दिया है। हाँ जी, लिख लीजिए आप लोग, एक बार लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं। चलिए बताइए, इतना आप लोगों ने लिख लिया? चलिए, नहीं नहीं, केजीएफ वाला नहीं है, केजीएफ कर्नाटक में पड़ता है। केजीएफ जो है ना, केजीएफ जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। कोवार गोल्ड फील्ड बोलते हैं केजीएफ की फुल फॉर्म, कर्नाटक में है कोवार गोल्ड फील्ड। ठीक है। शशांक गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, शशांक कौन था? शशांक गौड़ वंश का शासक था, गौड़ शासक था। गौड़, पश्चिम बंगाल को कहते हैं गौड़ शासक था। ठीक है जी, ये गौड़ शासक था शशांक, जो पश्चिम बंगाल को कहते हैं। चलिए अब यहां पर हम आगे बात करते हैं कि भैया हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है और हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भैया? शशांक की हत्या कर दी। एक दूसरे को मार रहे हैं ये। शशांक की हत्या कर दी। जब शशांक की हत्या की, अब ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। कि भैया बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया था। ठीक है। अब क्या होता है? हर्षवर्धन का एक मित्र हुआ करता था, मित्र भी था मंत्री भी था। हर्षवर्धन का मित्र भी था और मंत्री भी था, जिसका नाम था दिवाकर बंधु। क्या कर था नाम उसका? दिवाकर बंधु। दिवाकर बंधु या दिवाकर मित्र की सहायता से, दिवाकर मित्र की सहायता से इसने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। सहायता से, हेल्प से किसको खोजा? हेल्प से अपनी बहन यानी कि सिस्टर, बहन यानी कि सिस्टर राज्यश्री को खोज लिया। राज्यश्री को खोजा, डिस्कवर किया भैया, खोज लिया। अब अपनी बहन के कहने पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां लेकर गया था? तो आप बताना भैया कि जब उसकी बहन ने कहा कि अब तो मेरा पति मारा गया है और मैं कन्नौज पर शासन करूंगी नहीं, आप एक काम करो माय डियर भैया, आप जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लो, आप कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लो। ठीक है जी, कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लो। तो आप कहेंगे कि हर्षवर्धन ने राज्यश्री के कहने पर अपनी राजधानी कहां से कहां लेकर गया है? अपनी राजधानी मतलब कैपिटल। राजधानी का मतलब क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है जी, क्या होता है? कैपिटल। राजधानी, कैपिटल की बात हो रही है, तो आप कहेंगे राज्यश्री के कहने पर अपनी राजधानी, कैपिटल थानेश्वर से कहां लेकर गया? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी, ट्रांसफर कर दी। कन्नौज को या कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, स्थानांतरित, आप कहेंगे स्थानांतरित, ट्रांसफर कर दी। क्या कर दी भैया? ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर की। पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कि थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने कहाँ बनाई थी? तो आप कहेंगे सर थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने कन्नौज बनाई थी। कहाँ बनाई थी जी? कन्नौज बनाई थी। कि अपनी राजधानी कन्नौज को किसने बनाया था?
तो आप कहेंगे भैया अपनी राजधानी कन्नौज को किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने। दिवाकर मित्र या फिर दिवाकर बंधु था? दिवाकर बंधु दिवाकर मित्र एक ही नाम है, ये उसका दोस्त था, मित्र था। ठीक है, दिवाकर बंधु या दिवाकर मित्र एक ही नाम है, एक ही नाम है। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हुएनसांग। हुएनसांग ने हर्षवर्धन से कहा या हर्षवर्धन के बारे में कहा कि ये शिलादित्य है। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि चीनी यात्री था जिसका नाम था हुएनसांग, जो चीन से आया था, उसने कहा कि हर्षवर्धन ही शिलादित्य है, हर्षवर्धन ही शिलादित्य है। ठीक है जी, चलिए चलिए, हाँ जी, देखिए श्रीगुप्त जो यहां पर गुप्त था, देवगुप्त था, देवगुप्त ने राज्यश्री को कैद कर लिया था, लेकिन वो उसकी कैद से फरार हो गई थी, भाग निकली थी, जंगलों में चली गई थी, और वहां से ढूंढने में मदद की थी दिवाकर मित्र ने। ठीक है जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। शशांक देवगुप्त का रिलेशन, दोस्त थे आपस में, प्रज्ञा ओझाती मित्र थे, दोस्त थे आपस में। ठीक है, ये दोनों कौन थे? ये और ये दोनों कौन थे भैया? ये दोनों दोस्त थे, फ्रेंड थे। ठीक है जी, दोस्त थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, एक ये भी लिख लीजिए कि हुएनसांग ने, किसने? हुएनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि शिलादित्य किसने कहा था, कि हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? शिलादित्य कहा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए लाजवाब, आगे बात करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली है। ठीक है जी, सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हो गई। क्या हो गई भैया? कन्नौज हो गई। तो आप कहेंगे सर पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। लेकिन हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया था वर्धन में? तो आप कहेंगे भैया कन्नौज को बना लिया था। किसको बना लिया था? कन्नौज को बना लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? हर्षवर्धन की उपाधियां, हर्षवर्धन की उपाधियां, टाइटल्स कौन कौन से थे? आपसे पूछा जाएगा जी टाइटल्स कौन कौन से थे। तो इसने, हर्षवर्धन ने भैया कौन कौन सी उपाधि ली थी? तो इसने अपने आप को परम भट्टारक कहा। क्या कहा भैया? परम भट्टारक। कि परम भट्टारक की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? आप कहेंगे हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा परम भागवत की भी उपाधि धारण की गई थी। परम भागवत किसकी? परम भागवत की उपाधि भी हर्षवर्धन ने ही धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि भी, यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको परमेश्वर लिख लो, परम भागवत ना लिखकर इसको परमेश्वर लिख लो। क्या लिख लो? परमेश्वर। कि भैया परम भागवत ना कहकर इसको परमेश्वर लिखो। चक्रवर्ती की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी? चक्रवर्ती। आप कहेंगे चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। और कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि भी इसने धारण की थी। किसकी? महाराजाधिराज। आप कहेंगे भैया महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण कर ली। चलिए यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया। यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। अब बात करते हैं हर्ष ने अपने शासन काल में क्या क्या किया है। तो इसका जो शासन था वो 5 प्रांतों में बांट रखा था। उत्तर भारत के 5 प्रांतों में बांट रखा था। अब बात यह आती है कि सर 5 प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा। ठीक है जी। गौड़, शशांक को हराने के बाद गौड़ पर भी अधिकार कर लिया था। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कितने प्रांतों में शासन किया? उत्तर
उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, किसकी बात होगी यहां पर? नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के 5 प्रांतों में शासन किया। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में, 5 स्टेट्स में शासन किया था। कौन कौन से स्टेट से उस समय? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला जो स्टेट माना गया वो है पंजाब। वो कौन सा है कि भैया इसने पंजाब पर शासन किया। इसने पंजाब पर, कन्नौज पर, कन्नौज जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कन्नौज पर, मिथिला, मिथिला जो बिहार में, बिहार का क्षेत्र है मिथिला। चौथा हम बात करेंगे उड़ीसा, कहाँ पर? उड़ीसा पर इसने शासन किया, उड़ीसा पर। और 5वें की बात करें गौड़, गौड़ किसे कहते थे? पश्चिम बंगाल को गौड़ कहा जाता था। किसको? जो वर्तमान पश्चिम बंगाल है इसे पहले गौड़ कहते थे। मिथिला जो बिहार में है, कहाँ पर है? बिहार में है। और कन्नौज जो यूपी में है। ठीक है, उड़ीसा तो उड़ीसा है, पंजाब पंजाब है। तो ये ध्यान रखना, इन 5 प्रांतों में, उत्तर भारत के 5 प्रांतों पर हर्षवर्धन ने शासन किया। क्या किया जी? हर्षवर्धन ने शासन किया। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जब इसने शासन कर लिया तो हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसलिए इसने वैवाहिक नीति अपनाई और इसने अपनी बेटी का विवाह बल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है, वर्तमान गुजरात में बल्लभी एक प्रांत हुआ करता था, कि बल्लभी के एक शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन सेकंड के साथ हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर सारी चीजों को, कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? विवाह बल्लभी शासक। कौन थे जी? बल्लभी शासक। आप कहेंगे बल्लभी शासक। क्या नाम है बल्लभी शासक का? तो बल्लभी शासक जिनका नाम है ध्रुवसेन द्वितीय। आप कहेंगे भैया ध्रुवसेन द्वितीय से, ध्रुवसेन सेकंड से कर दिया, से किया। ठीक है, ध्रुवसेन सेकंड से कर दिया। अब बल्लभी भी इनके रिश्तेदार हो गए, बल्लभी भी इनके रिश्तेदार हो गए। ठीक है, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। ठीक है जी, चलिए यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जब यहां पर शादी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, अब एक युद्ध होगा। अब एक युद्ध होगा जिसमें हर्षवर्धन हार जाएंगे। नर्मदा नदी के किनारे पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हरा दिया जाता है। चलिए, अब युद्ध में हर्षवर्धन हार गए। हर्षवर्धन के इस हार का वर्णन, या ये कहें नर्मदा नदी के किनारे पर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हर्षवर्धन हारे, इसका वर्णन कहां पर है? तो एक अभिलेख है जिसे ऐहोल प्रशस्ति भी कहते हैं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित कर दिया था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पहले जातिवाद वगैरह कुछ नहीं देखा जाता था। राजा कोई जाति थोड़ी देखते थे। ये तो मुस्लिम हिंदू में भी आपसों में शादी होती थी, बहुत बढ़िया यहां पर शादियां हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जाति का चक्र तो अब चला है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चलिए यहां पर हम लिखेंगे। अब बात होगी पुलकेशिन द्वितीय ने, किसने? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हराया। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हरा दिया, नर्मदा नदी के किनारे पर हराया, के किनारे पर हराया। क्या किया भैया? हराया। चलिए लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध का वर्णन किस में दिया है? जो ये नर्मदा नदी के किनारे पर हराया, इसका वर्णन कहां पर है? इसका वर्णन कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया वर्णन कहां पर होगा? वर्णन, आप कहेंगे वर्णन, यानी कि कहां मेंशन किया गया है? मेंशन कहां है? तो आप बता देना सर, ऐहोल प्रसिद्धि लेख में। किसमें?
एहोल प्रशस्ति लेख में। किसमें? प्रशस्ति लेख में। ठीक है जी, प्रशस्ति लेख में। इसको ऐसे लिखना, एहोल, एहोल इंस्क्रिप्शन भी लिख लेना, इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी, किसमें है इसका वर्णन? तो आप कहना एहोल इंस्क्रिप्शन में भी इसका वर्णन किया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हरा दिया। भैया शशांक गौड़ वंश का शासक था, गौड़ प्रांत का शासक था। ठीक है, चलिए लिख लेंगे यहां तक, किसी को कोई दिक्कत बताइए। अब बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, एहोल प्रशस्ति भी हम इसको बोल सकते हैं। शिवम जी, हाँ जी, शिवचरण जी। चलिए आगे बात आ जाती है कि हर्षवर्धन ने एक और काम किया था, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने भगवान बुद्ध का दांत, भगवान बुद्ध का दांत काशी से लाकर, काशी कह रहा हूं कि कश्मीर से लाकर कहाँ स्थापित करवाया था? तो आप कहेंगे सर कन्नौज के निकट संघाराम में। कहाँ पर? संघाराम में। इसका युद्ध का नाम कुछ भी नहीं, केवल नर्मदा नदी के किनारे पर बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध का दांत, का दांत, टीथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, टीथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का दांत कहां से बेटा? जब कश्मीर पर आक्रमण किया हर्षवर्धन ने, कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद आक्रमण कर दिया, तो कश्मीर से लाकर कहां स्थापित किया? कश्मीर से लाकर कन्नौज, आप कहेंगे कन्नौज, कश्मीर से लाकर कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करवाया, संघाराम में स्थापित करवा दिया। क्या किया? संघाराम में स्थापित करवाया, स्थापित करवा दिया, स्थापित कराया। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी लाइन आप लोग लिख लेंगे, ये भी नाम आप लोग लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि भैया हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई, कि भैया हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, इसकी डेथ कब हो जाती है? तो आप कहेंगे सर इसकी डेथ होती है 647 में। कब? 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हर्षवर्धन की सेना को क्या कहते थे? हर्षवर्धन की सेना का क्या नाम था? कि सेना, हर्षवर्धन की सेना को चतुरांगिणी कहा गया है। क्या कहा गया है? चतुरांगिणी, चतुरांगिणी कहा गया है। क्या कहते हैं? चतुरांगिणी कहते हैं, चतुरांगिणी बोलेंगे, गिणी, चतुरांगिणी, चतुरांगिणी क्या बोला गया है? चतुरांगिणी कहा गया है। ठीक है, चतुरांगिणी कहते थे, कहते थे। ठीक है जी, क्या कहते थे? चतुरांगिणी कहते थे। अब बात आती है हर्षवर्धन के समय जो कर कलेक्ट करता था, जो टैक्स वसूल करता था, जो टैक्स वसूल करता था, टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? भोगिक कहते थे। क्या कहते थे? भोगिक कहते थे। हाँ जी, गुप्त वंश कराऊंगा भैया, मैं कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको कराता हुआ चलूंगा, आप परेशान क्यों हैं? गुप्त वंश नहीं कराया क्या? एक बार सभी बहन भाई बताएं, क्या गुप्त वंश नहीं किया हमने? क्या गुप्त साम्राज्य पढ़ा है हमने? शायद अभी नहीं पढ़ा ना, गुप्त साम्राज्य नहीं पढ़ा। हर्षवर्धन के बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी, गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे। लिख लेंगे आप लोग कि भैया ये बताइए हर्षवर्धन के समय जो कर वसूल करता था, जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? हर्षवर्धन के समय कर वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था? कर वसूल करने वाले को क्या कहते थे? वसूल यानी कि टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स
जो टैक्स कलेक्टर था उसे क्या कहते थे? टैक्स कलेक्टर। इसे भैया भोगिक कहते थे। क्या कहते थे? भोगिक। आप कहेंगे भैया इसे भोगिक कहा जाता था। क्या कहते थे? इसको भोगिक कहते थे। आप कहेंगे भैया इसे भोगिक कहते थे। क्या कहते थे? भोगिक कहते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं उसका ज़रूर कराऊंगा। यहाँ तक आप लोग एक बार लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी से एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत शानदार लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करेंगे सर, हर्षवर्धन के समय जो जमीन का हिसाब रखता था उसे क्या कहते थे? का हिसाब। जो जमीन का हिसाब रखता था, रखने वाला क्या कहलाता था? रखने वाला क्या कहलाता था? तो आप कहेंगे जमीन का हिसाब रखने वाला पुस्तपाल कहलाता था। क्या कहलाता था? पुस्तपाल। ठीक है, क्या कहलाता था भैया? वो पुस्तपाल कहलाता था। आप कहेंगे भैया पुस्तपाल कहलाता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें हैं, इतना आप लोगों ने लिख लिया है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि भैया क्या कहलाता था, ये किस धर्म को मानता था, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। आप कहेंगे भैया हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, ये किस धर्म का अनुयायी था। आप बताना। ये भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। पहले भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। किसकी? तो आप कहेंगे भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। भगवान शिव एवं सूर्य की पूजा करता था। किसकी? सूर्य की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? तो भगवान शिव की पूजा करता था और सूर्य भगवान की पूजा करता था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भैया हर्षवर्धन ने कन्नौज में 2 महासभाओं का आयोजन करवाया था। 2 महासभाओं का आयोजन, एक कन्नौज में और एक भैया कहाँ पर? तो आप कहेंगे एक भैया कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। कन्नौज में 2 महासभा आयोजित हुई, जिससे कुंभ मेले की शुरुआत मानी गई है कि कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे सर हर्षवर्धन ने क्या किया। हर्षवर्धन ने कहाँ पर? कन्नौज में 2 महासभाओं का आयोजन करवाया। 2 महासभाओं का आयोजन करवाया। महासभा, इसको महासभा ही लिखना। क्या लिखना? महासभा ही लिखना। महासभा का आयोजन किया। क्या किया? महासभा का आयोजन किया। और जब आयोजन किया, इसी महासभा को कुंभ का या कुंभ मेले की या कुंभ का जन्म होता है। यहीं से किसका? कुंभ का जन्म हुआ। कुंभ भैया 4 जगहों पर लगता है। इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज जिसे कहते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, 4 जगहों पर कुंभ मेले लगते हैं। जन्म हुआ, यहीं से कुंभ का जन्म होता है। और कुंभ मेले भैया कहाँ कहाँ लगते हैं? तो आज की बात मैं बताऊं, वर्तमान में कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं। वर्तमान में भैया आप कहेंगे सर हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। आप कह सकते हैं हरिद्वार में। आप कह सकते हैं भैया प्रयागराज में। आप कहेंगे प्रयागराज में। ठीक है, आप कहेंगे भैया प्रयागराज में। नासिक में। आप कहेंगे भैया उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। 4 जगहों पर वर्तमान में कुंभ मेले लगते हैं। अच्छा, 6 साल में क्या लगता है जी? 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। क्या लगता है? आप कहेंगे 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है। 12 साल में कुंभ लगता है। 12 साल में
कुंभ मेला लगता है और 24 साल में महाकुंभ लगता है। 24 साल में क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। ठीक है जी, महाकुंभ लगता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये बताइए, हर्षवर्धन के समय साहित्यों के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन के साहित्य, हर्षवर्धन के समय साहित्य। ठीक है जी, साहित्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ग्रंथों की बात करेंगे। जैसे हर्ष ने स्वयं, यानी कि हर्ष ने स्वयं संस्कृत में 3 नाटक लिखे। संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे हैं इसने? 3 नाटक लिखे। कौन कौन से 3 नाटक? एक नागानंद हो जाएगा, एक रत्नावली हो जाएगा, एक प्रियदर्शिका। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर्षवर्धन ने इन नाटकों को लिखने का जो श्रेय दिया था वो धावक नामक कवि को दिया। तो हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया इनके समकालीन एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है। लेकिन ये बताइए, इनको लिखने का जो श्रेय दिया जाता है, श्रेय यानी कि क्रेडिट, कि भैया इनको लिखने का जो क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट किसको दिया है? तो धावक नामक कवि को। धावक कवि को, एक भैया कवि था, धावक कवि था, उसको दिया गया है कि धावक कवि ने नाटक लिखे थे। अब इन्हीं के दरबार में एक हुआ करते थे बाणभट्ट। कौन हुआ करते थे? बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने क्या किया? बाणभट्ट ने क्या किया है? बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। क्या लिखी है जी? हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित लिखा बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित लिखा है। कादम्बरी लिखा है। कादम्बरी, कादम्बरी या कादम्बरी हम इसको बोल सकते हैं। कादाम या कादम्बरी, ऐसे लिखना कादम्बरी, कि भैया कादम्बरी किसने लिखा है? हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। इन्हीं के समय और एक थे मयूर शतक। मयूर शतक के द्वारा क्या लिखा गया है? मयूर भट्ट के द्वारा मयूर शतक लिखा गया है। आप कहेंगे मयूर भट्ट द्वारा, मयूर द्वारा या मयूर भट्ट के द्वारा। मयूर या मयूर भट्ट भी कह सकते हैं। मयूर भट्ट द्वारा क्या लिखा गया है? द्वारा भैया क्या लिखा गया है? तो इन्होंने मयूर शतक लिखा है। क्या लिखा है? मयूर शतक। मयूर शतक, ठीक है जी। क्या लिखा है? मयूर शतक। चलिए, हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। आगे हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए, मैं इस पे डीप या ऊपर की अभी चर्चा नहीं करूँगा। जब एग्ज़ाम आप देकर आएंगे ना, तब मैं चर्चा करूँगा कि हाँ भाई डीप था, नॉर्मल था, या क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, उस पर हम तब चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग इनको लिख लीजिए। अभी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे सारी चीज़ों को। अब बात करते हैं हुएन सांग किसके दरबार में आया था? हुएन सांग किसके दरबार में आता है? हुएन सांग के बारे में बात करेंगे कि हुएन सांग, इससे और क्या डीप जा सकते हैं आप मुझे बताइए। 629 में आता है और 645 तक रहता है। 645 तक रहता है। ठीक है जी, 645 ईस्वी तक रहता है। ये किसके दरबार में आया था? आप कहेंगे भैया ये किसके दरबार में आया था हुएन सांग? तो हुएन सांग
हर्षवर्धन के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में चीन से आया था। ये कौन था? ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। ठीक है जी। अब इसकी एक बुक है, इसने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी बुक में लिखा है। इसकी बुक का नाम क्या है? सी यू की। आप कहेंगे सू यू या सू यू की, ऐसे भी आप कह सकते हैं सर, सू यू की। ठीक है, सू यू की। यूसी की भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सी यू की ही हम लोग इसको लिख लेते हैं, सी यू की। सी यू की इसकी पुस्तक का नाम है। सी यू की किसने लिखी है? तो आप लोग यहां पर बात करेंगे। हाँ जी, बाण भट्ट भैया दरबारी कवि थे। बाण भट्ट जो थे ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, और इन्होंने ही हर्षचरित लिखी है, कादम्बरी लिखी है। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। हुएनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि क्या कहेंगे? वर्तमान शाक्य मुनि कहेंगे, शाक्य मुनि कहेंगे। और इसे भैया क्या कहेंगे? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार। ठीक है जी, राजकुमार। ठीक है, बस सिंपल सिंपल। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी से। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं विश्वास दिला दूं कि इससे बाहर आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, कल हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। समझ ना आया हो तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, चलिए। छः सौ उनतीस से 645 ही तो लिखा है, 629 से 645 ईस्वी। सेंगर आकाश जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शायद हमें लग रहा है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, वो हमेशा से उनकी शिकायत रही है, नाराज़ रहते हैं, पता नहीं क्यों, किस बात को लेकर वो नाराज़ रहते हैं कि डीप जाइए, डीप जाइए। साक्षी जी, ये कहीं कहीं तो 630 लिखा है, कहीं कहीं तो ये 630 लिखा है, लेकिन हम इसको 629 ही पढ़ेंगे, हम इसको 629 ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। अंकिता शर्मा, धन्यवाद। चलिए, मयंक कह रहे हैं सर मेरे यहाँ भी दावत है, आ जाइए। विवेक कुमार जी, धन्यवाद। चलिए, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।